To all of you, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss MCQs based on entropy. प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस आशा के साथ आज हम अपने MCQ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारा आज का MCQ डिस्कशन होगा एंट्रोपी चैप्टर पर। ये आज का लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ बीटेक के भी स्टूडेंट्स के लिए और पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एंट्रोपी के टॉप 20 MCQs को। इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी इज डिफाइंड एज। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है, ये एंट्रोपी का नाम सुनते ही जो आपको लाइन दिमाग में आनी चाहिए वहीं से है, और आपको सबसे पहले एंट्रोपी का नाम सुनते ही दिमाग में आया होगा कि ये क्या है एंट्रोपी। तो आपको बताया गया होगा एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी विच मेजर द रैंडमनेस इन द सिस्टम, डिसऑर्डर इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, इस बात को आप जिस प्रॉपर्टी की मदद से जानते हैं वही प्रॉपर्टी क्या है, एंट्रोपी है। तो इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको मालूम होना चाहिए, एंट्रोपी चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको ये जानकारी मिली होगी, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस। और वहीं आपको ये भी बताया गया होगा कि चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, मीन्स एंट्रोपी बढ़ती है। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो। तो याद रखिएगा, यहाँ चेंज लिखा है इसलिए जीरो। अगर अगर एंट्रोपी केवल लिखता तो हम क्या कहते, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, हायर द एंट्रोपी इंक्रीजेस ऑफ द यूनिवर्स देन हायर विल बी। तो आपको अभी भी मैंने बताया है कि इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, या यू कैन से दैट इन ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। और कोई भी चीज़ जो है वो यूनिवर्स के अंदर ही है, तो अगर उन चीज़ों की एंट्रोपी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ेगी, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है लॉस ऑफ हीट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इरिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड विथ टाइम, इट्स सेज दैट। अब ये कहाँ कहा गया कि एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है, तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। चूँकि आपके थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ तक आप लोग जाने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जान के ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना होगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड विथ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंट्रोपी इज प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको दिमाग में रखना होगा। ये बात मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया है, मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। आप कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव जो है कहते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ मैटर इन अ सैंपल। जो मैटर की प्रकृति पर निर्भर करता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके उदाहरण क्या हैं, इसके उदाहरण हैं आप कह सकते हैं कलर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। उसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप कहते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर निर्भर करती है कि मैटर का अमाउंट क्या है, वो मैटर क्या है इस पर निर्भर नहीं करती। हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस मैटर, एक ही मैटर अगर उसकी मात्रा बदल जाएगी तो आप पाएंगे उसके लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या उदाहरण है, तो आप कह सकते हैं मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ईटीसी। तो एंट्रोपी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एट ट्रिपल पॉइंट एंट्रोपी इज। अब ट्रिपल पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट जब भी कर रहे हैं तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट की ही बात करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज। तो आप कहते हैं ट्रिपल पॉइंट वह एक सिचुएशन है, अवस्था है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। क्या फिजिकल कंडीशन होती है ट्रिपल पॉइंट की, अगर इस बात को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट इसको इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए आप कहते हैं टेम्परेचर T इज इक्वल टू होना चाहिए 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से प्रेशर P इज इक्वल टू होना चाहिए 0.6113 किलो पास्कल। ओके, अब और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दें तो आप कहते हैं कि इस ट्रिपल पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड आर असाइंड अ जीरो वैल्यू। समझे? तो ट्रिपल पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी और साथ ही साथ एंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो होती है। एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ज़ीरो एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज हीट ट्रांसफर एसोसिएटेड विथ एंट्रोपी ट्रांसफर। तो ये अगर एंट्रोपी की डेफिनेशन पढ़े होंगे तो पहली चीज़ तो यही बताई गई होगी कि एंट्रोपी सिंपली द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस, और दूसरी बताई गई कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जिस दिशा में हीट फ्लो कर रही होती है उस दिशा में एंट्रोपी बढ़ती है। ओके, ये स्टेटमेंट हरदम याद रखिएगा। हीट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको पहले ही डेफिनेशन में मिलते हैं, इनको हरदम दिमाग में रखना, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस रहेंगी। ये भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन ए, द एंट्रोपी ट्रांसफर टेक्स प्लेस अलोंग विथ हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। बिल्कुल सही है, ये मैंने अभी भी कहा कि जो एंट्रोपी होगी वह हीट के फ्लो की दिशा में बढ़ेगी। द एंट्रोपी ट्रांसफर टेक्स प्लेस along with heat flow in opposite direction of heat transfer। सी है द एंट्रोपी ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस along with heat transfer। डी है नन ऑफ द अबव। तो सी डी तो खत्म, ये दोनों तो गलत हैं। ए और बी पर आइए, तो बिल्कुल सही है कि जो एंट्रोपी ट्रांसफर टेक्स प्लेस along with हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, दैट इज आप कह सकते हो कि मोर देन जीरो होता है, तभी तो पॉजिटिव कहोगे। क्योंकि आपको मैं आपको ये जो लिखा गया है, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं तो ये जो क्या लिखा गया है, ये चेंज इन एंट्रोपी ही लिखा गया है। ये डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है। अब साइक्लिक की बात की गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज्ड इंटीग्रल लगा दीजिए, क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ये वैल्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ओके, तो मोर देन जीरो। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी भी मैंने बताया है
कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस के मिक्सचर की डिग्री ऑफ डिसऑर्डर के बारे में यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए इज ऑलवेज लेस देन डिग्रीज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, is always greater than degree of disorder of individual gases, is always equal the degree of disorder of individual gases, none of the above। तो इक्वल तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ऑप्शन डी है नहीं सही, और ऑप्शन ए और बी पर अब आप आ जाइए। इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल गैस, बिल्कुल नहीं। आप पाएंगे कि जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस होता है वह इंडिविजुअल गैस के डिग्री ऑफ डिसऑर्डर से क्या होता है, अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, when heat is transferred from body A which is at temperature T1 to a body B which is at temperature T2 and there is no heat loss to the surrounding, what will be the change in entropy of the universe। तो आप पाते हैं कि एग्जैक्टली यह इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जा रही है, जिसमें आप कहते हैं कि एक देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूँ तो उससे आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर यहाँ हम कहें कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी ये आपका क्या है, बी है। ए जिसका टेम्परेचर क्या है T1, बी जिसका टेम्परेचर क्या है T2, ओके। और ध्यान रखना है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो जब ए से बी की ओर हीट गई, सपोज दैट Q, तो आप पाएंगे कि ए की एंट्रोपी घटी लेकिन बी की एंट्रोपी बढ़ गई। लेकिन अब चूंकि यह प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसलिए आप पाएंगे कि इस प्रोसेस की वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखना शुरू कीजिए। ds विल रिमेन्स कांस्टेंट, ds विल बी पॉजिटिव, तो बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो ds विल बी पॉजिटिव, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन सिस्टम गेन्स एंट्रोपी फ्रॉम द सराउंडिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। ध्यान से फिर क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन सिस्टम गेन्स एंट्रोपी फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर कोई सिस्टम एंट्रोपी को गेन कर रहा है सराउंडिंग से, एंट्रोपी को कैसे वो सराउंडिंग से गेन करेगा, जब वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। समझे, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करते चलिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, तो जब कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अधिक हीट मिलेगी, मीन्स उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर इंक्रीजेस, ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंडीशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी प्रिंसिपल के हिसाब से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। आप क्या क्या कंडीशन है, ऑप्शन ए, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है। जब आइसोलेटेड सिस्टम है, न कुछ अंदर से बाहर जाएगा हीट, ना ही कोई हीट बाहर से अंदर जाएगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ एंट्रोपी होता है ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, तो देयर विल बी नो इन एक्सचेंज ऑफ हीट, तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 13 का ए जो है ये तो अभी तक सही मिला, लेकिन आगे भी पढ़िए। ऑप्शन बी क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओनली व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। डी है ऑल द एबव,
तो ए बी सी तीनों ही जो आपके ऑप्शंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी क्या है, सही हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी ऑल द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, what is the equation of entropy of a system if two parts 1 and 2 having entropies S1 and S2 are considered in equilibrium? तो आपको मालूम होना चाहिए एंट्रोपी इज एडिटिव फंक्शन। तो अगर कोई दो पार्ट हैं 1 और 2 जिसमें पार्ट 1 की एंट्रोपी S1 है, पार्ट 2 की एंट्रोपी S2 है, तो चूंकि एंट्रोपी क्या है, एडिटिव फंक्शन है, इसलिए आप दोनों की एंट्रोपी को कंबाइनली पार्ट 1 और पार्ट 2 की एंट्रोपी को लिखेंगे इक्वली, तो आप लिख सकेंगे S1 प्लस S2। तो याद रखिएगा एंट्रोपी इज एडिटिव फंक्शन, तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, what is the reason behind the fact that the absolute zero entropy value is not attainable? एब्सोल्यूट ज़ीरो एंट्रोपी वैल्यू को क्यों नहीं प्रैक्टिस में पाया जा सकता है? तो बहुत सीधी सी बात है कि सिंस एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल इन रियल प्रैक्टिस, सो वी कैन नॉट पॉसिबल एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी। ओके, तो फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 15 का ऑप्शन ए है, बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल इन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। बिकॉज थियोरेटिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हैज़ निगेटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, इससे कोई मतलब नहीं है। बोथ ए एंड बी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, because absolute zero temperature is not attainable in finite number of operations. Next, question number 16. Question number 16 है, at the most probable state of a system, the entropy of the system is. तो most probable state of the system, तो आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंट्रोपी इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W एंड एंट्रोपी? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया है, और चूँकि ये बेसिकली इसका डेरिवेशन वगैरह तो थर्ड ईयर के सिलेबस में आप पाएंगे। ये होता है S इज इक्वल टू K log W, यही इसका रिलेशन होता है। थर्मोडायनेमिक, जहाँ W क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, इसी को डिसऑर्डर पैरामीटर भी कहते हैं। ओके, डिसऑर्डर पैरामीटर। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, S क्या है, एंट्रोपी है। तो S इज इक्वल टू K log W, तो यहाँ से आप K कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं S प्रोपोर्शनल टू log W। इसका मतलब साफ है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज विथ एंट्रोपी, thermodynamic probability decreases with entropy, thermodynamic probability is does not change with change in entropy, none of the above। तो thermodynamic probability increases with entropy। ओके, चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन ए आपकी जानकारी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन नेचर on the entropy of the universe? What is the result of all the spontaneous process in nature on the entropy of the universe? अब spontaneous process बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। spontaneous process मतलब स्वतः होने वाली, spontaneous में स्वतः अपने आप होने वाली घटना, प्रोसेस। तो आपको मालूम है नेचुरल प्रोसेस ही अपने आप होता है, और ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। इसका मतलब है जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे वह सभी के सभी नेचुरल प्रोसेस होंगे, और सबके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन यूनिवर्स इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द एंट्रोपी ऑन द यूनिवर्स, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19,
What is the potential gradient in a process is infinitesimal or zero? What will be the change in entropy of the universe? मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए. When the potential gradient in a process is infinitesimal or zero, समझे, अगर किसी प्रोसेस का पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत छोटा है या जीरो है, व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ही छोटा है या जीरो है, तो इस तरह से आप पाएंगे कि एंट्रोपी में कोई डिफरेंस, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तरह से जीरो हो गया, इसका मतलब हीट का फ्लो नहीं हो पाएगा. सामान्य रूप से सोचें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी, एंट्रोपी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स. क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ इज द एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम इंक्रीज्ड. क्लोज्ड सिस्टम की एंट्रोपी कैसे बढ़ती है. बाय इंटरेक्शन ऑफ हीट, बिल्कुल सही है. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ से भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दूसरा, बाय इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, ये भी होता है. सी, बाय डेसिपेटिव इफेक्ट इन विच वर्क इज डेसिपेटेड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम, बिल्कुल सही है. तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. किसी भी क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी कैसे बढ़ती है, तो पहला, इंटरेक्शन के कारण, इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसके इफेक्ट से, उसकी एनर्जी से. दूसरा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी से. और तीसरा, जो वर्क आप डेसिपेटिव इफेक्ट जो होता है, वर्क इज डेसिपेटेड टू वर्क जो आप करते हैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के पर्पज से, उससे. तो आप क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन पाएंगे ऑप्शन डी. तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने एंट्रोपी चैप्टर को लगभग इस 20 MCQs के माध्यम से डिस्कस किया. ये मैं फिर आपको बताऊं कि जब भी आप MCQ पढ़ने चलिए तो निश्चित तौर पर आपके पास अपनी थियरी का एक शॉर्ट नॉलेज होना चाहिए. बहुत डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन समरी थियरी के दिमाग में बनी रहनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले उन फैक्ट्स को दिमाग में बना लें जिस पर ये क्वेश्चन आधारित है, डिपेंड कर रहा है, ताकि आप करेक्ट ऑप्शन को आसानी से चूज़ कर सके. देखिए, मैंने भी क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत हम बता रहे थे कि कहाँ से ये बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन. तो थियरी दिमाग में होगी तभी हम करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ कर पाएंगे. तो इस आशा के साथ कि यह क्वेश्चन MCQs आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे. आज के एंट्रोपी चैप्टर के वीडियोस में इतना ही. आप इस MCQs की PDF कॉपी को पा सकते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को लिंक के रूप में आप पाएंगे. उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे, जहां पर आप PDF को पाएंगे. साथ ही साथ वहां बहुत सारे बच्चों ने क्रिएटिव काम किया है, और उसमें वो लगातार जो MCQs के क्विज हैं उसको भी प्ले कर रहे हैं, जिससे उनके शार्पनेस बढ़ेगी, क्विकनेस बढ़ेगी, और आपको प्रैक्टिस सेट भी वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.